हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। इसका मतलब कि ये भारत की मजबूत लॉबिंग का नतीजा है कि पाकिस्तान इस बार भी वाइट लिस्ट में आने में नाकाम हो गया। अब ये जिस तरह नईम लोधी साहब कह रहे हैं कि आप 50 पॉइंट भी अमल कर दें, लेकिन जब तक आपके ताल्लुकात भारत और अमेरिका से अच्छे नहीं होंगे उस वक्त तक आप नहीं निकल सकते इससे। दोस्तों, हमारी आज की पहली खबर भारतीय एयरफोर्स को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय एयरफोर्स इसरो के साथ मिलकर रियल टाइम एयरक्राफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना चाहती है, जिससे कि एट अ टाइम हवा में मौजूद सभी भारतीय एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट पर निगरानी रखी जा सके, वह भी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ। और दोस्तों, इसी को लेकर इसरो ने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को भी फ्रेम आउट कर लिया है। वहीं दोस्तों, इसकी डेवलपमेंट और फैब्रिकेशन के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री को चुना जाएगा। वहीं इस सिस्टम का परीक्षण और मूल्यांकन भारतीय वायुसेना द्वारा अपने AN-32 विमान पर किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि रियल टाइम एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम को इंडिया के स्वदेशी नेविगेशनल सिस्टम, गगन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन या यूं कहें नाविक का यूज़ किया जाएगा। साथ ही अमेरिकन GPS सिस्टम का भी यूज़ किया जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट की सटीक जानकारी ग्राउंड कंट्रोल को मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नज़र रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ओर से जो कल मीटिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। FATF के चीफ ने शनिवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए साफ कहा था कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को पालने की वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर सख्त निगरानी में रखने का फैसला किया गया है। दोस्तों, बार बार मुंह पर कालिक पोते जाने के बावजूद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को इसमें विदेशी ताकतों का हाथ नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के मीडिया को भी इसमें भारत और USA का हाथ नज़र आ रहा है, जिन्होंने गलत कामों पर नकेल कसने के लिए पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका मतलब कि ये भारत की मजबूत लॉबिंग का नतीजा है कि पाकिस्तान इस बार भी वाइट लिस्ट में आने में नाकाम हो गया। अब ये जिस तरह नईम लोधी साहब कह रहे हैं कि आप 50 पॉइंट भी अमल कर दें, लेकिन जब तक आपके ताल्लुकात भारत और अमेरिका से अच्छे नहीं होंगे उस वक्त तक आप नहीं निकल सकते इससे। और हिंदुस्तान के हवाले से मैं कहूँगा कि SCO की जो मीटिंग हाल ही में जो कल परसों मीटिंग ख़त्म हुई है, उसके अंदर अजीत डोवाल ने पाकिस्तान को जो मजबूर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फिर भी दहशतगर्दी की और काउंटर टेररिज्म की फाइनेंसिंग के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा शदीद इल्ज़ामात लगाए हैं। तो ये मेरे ख्याल के अंदर ये जब तक पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलती रहेगी उस वक्त तक, और जब तक पाकिस्तान इन तमाम इक़दामात को सही तरीके से पूरा नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर ही रहेगा। सही। तो नईम खालिद लोधी साहब, इसका मतलब कि ये भारत की मजबूत लॉबिंग का नतीजा है कि पाकिस्तान इस बार भी वाइट लिस्ट में आने में नाकाम हो गया। अब ये जी, पहली बात तो ये है कि आपने पूछा कि हैरत हुई है। नहीं, हैरत तो तब होती है अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते। इस लिहाज से ये जो आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, देखें, हमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये हिंदुस्तान की वजह से नहीं है, ये ज़्यादा अमेरिका की वजह से है और इसमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए हमें नाम लेने। अमेरिका और हिंदुस्तान में वैसे भी स्ट्रेटेजिक अलायंस है और हाल ही में आपने ऐसी बातें कुछ की हैं जिससे अमेरिका बहादुर बहुत नाराज़ है और वो जब तक नाराज़ है आप ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते। बेशक आप 27 के बजाय उनके 50 पॉइंट पूरे कर दें। ये जिस तरह नईम लोधी साहब कह रहे हैं कि आप 50 पॉइंट भी अमल कर दें, लेकिन जब तक आपके ताल्लुकात भारत और अमेरिका से अच्छे नहीं होंगे उस वक्त तक आप नहीं निकल सकते इससे। तो फिर ये हालांकि कुरैशी ने यह भी माना है कि पाकिस्तान जो भी कदम उठा रहा है वह उसके अपने हित में भी है। उन्होंने कहा, हमारा हित क्या है? हमारा हित मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने में है और जो कुछ भी हमारे हित में है वह सब हम करना जारी रखेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कश्मीरी नेताओं के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने आर्टिकल 370 की बहाली की मांग को छोड़ा नहीं है, मगर ये उम्मीद करना कि मौजूदा सरकार इसे बहाल करेगी यह मूर्खता होगी। बता दें कि कश्मीर में परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को कश्मीर के 14 नेता PM मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में शामिल थे। करीब 3.5 घंटे लंबी चली इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद सभी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी।
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को छोड़ा नहीं है। हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि मौजूदा सरकार इसे बहाल करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने इस मीटिंग को संघर्ष की शुरुआत बताया है। दिल्ली में हुई इस बैठक का सबसे बड़ा विषय अनुच्छेद 370 को ही माना जा रहा था, लेकिन खबर आई कि मीटिंग में इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं हुई। इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत राज्य के 14 नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को राजनीतिक एजेंडा पूरा करने में 70 साल लगे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का संघर्ष अभी शुरू हुआ है। हम लोगों को यह कहकर बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहते कि किन वार्ताओं से हम 370 दोबारा हासिल कर लेंगे। इस बात की उम्मीद करना कि 370 वापस आएगा, यह बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।